कार्तिक खड़ा माया और शशांक को देख रहा था। उसके मन में हजार तरह के सवाल थे। ये दोनों साथ कैसे आए, क्यों आए? माया जो शशांक बब्बर को बिल्कुल भाव नहीं देती थी, वो उसके साथ इस तरह से क्यों है? और यहां शशांक खड़ा माया की तरफ उम्मीद से देख रहा था। उसे लग रहा था कि आज उसके सालों पुराने अरमान आखिर पूरे होने जा रहे हैं। माया आज उसे हां कह देगी। बोलो ना माया, क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो मांगोगी मैं तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। सब मंजूर है मुझे, शशांक ने एक्साइटमेंट दिखाते हुए कहा। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचूं, तो आज के बाद मुझसे दूर रहना। कभी मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करना, मुझसे मिलने की भी कोशिश मत करना, और हां, मुझे मिकी कहकर तो बिल्कुल मत बुलाना, समझे? माया ने बहुत ही रूखे अंदाज में अपनी बात कह दी। शशांक खड़ा देखता रह गया जब माया ने एकदम डिसाइसिव तरीके से उसे रिजेक्ट कर दिया। शशांक ने नजर घुमाकर आसपास देखा और एक पल के लिए उसे लगा कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए, क्योंकि आसपास खड़े सारे लोग उन्हें ही देख रहे थे। उन सारे लोगों की निगाहों को देखकर उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। बहुत से लोग जानते थे कि वो माया के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो उसे बार बार ठुकराती रही और उसे बिल्कुल भी छूने या अपने करीब आने नहीं देती थी। शशांक उदास था, लेकिन काफी हेल्पलेस भी महसूस करने लगा। जो भी हो, वो बब्बर परिवार का उत्तराधिकारी था। उसकी तुलना एक यूजलेस दामाद से कैसे की जा सकती थी जो डिजेनरेट हो चुका था? कार्तिक जो क्लोजेट में खड़ा देख रहा था, उसने नोटिस किया कि माया ने शशांक को जमकर बेइज्जत कर दिया। उसका शरीर जो माया को उसके साथ देखकर एकदम स्टिफ हो चुका था, धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। अब धीरे धीरे उसका दिल भी वापस धड़कना शुरू कर रहा था और उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। मिकी, मिकी, कार्तिक धीरे से फुसफुसाया। वो अब भी उतनी ही खूबसूरत थी। कार्तिक की नजर में माया इस दुनिया की सबसे डैज़लिंग एग्जिस्टिंग लड़की थी। यहां तक कि व्योम जगत के अमर क्षेत्र की परियों और चुड़ैलों की तुलना भी माया से नहीं की जा सकती थी। थैंक यू। कार्तिक की आंखें थोड़ी लाल हो गईं और उसने किसी भी तरह माया को जायसवाल फैमिली से छीनकर वापस पाने की कसम खाई। वो उन सबको, नरसिम्हा अमर सम्राट को नाराज करने के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताना चाहता था, जिन्होंने उसे और माया को अलग करने की गलती की थी। शशांक हमेशा माया के पीछे पड़ा रहता था और उसे समझाने की कोशिशें करता रहता था। इस बार आज की शाम अगर माया के माता पिता ने मदद ना की होती और माया को यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं किया होता, तो शायद आज भी वो उसकी शक्ल नहीं देख पाता। उसने जायसवाल कैंपस में माया के ऑफिस के नीचे कई बार उसका इंतजार किया था, लेकिन वो फिर भी कभी उससे मिलने नीचे नहीं आई और इससे शशांक हद से ज्यादा फ्यूरियस था। हाँ, माया दिखने में थोड़ी अच्छी थी, लेकिन क्या उसे सच में ऐसा लगता था कि वो इतनी इंपॉर्टेंट थी? वो केवल पुणे शहर की सुंदरियों की सुपीरियरिटी को जीतना चाहता था। मिस माया जायसवाल, तुम्हारे मॉम डैड ने यहां आने से पहले क्या कहा था, याद है ना? उन्होंने तुम्हें और मुझे आराम से विद पीस इस ऑक्शन में भाग लेने के लिए कहा था। तुम उनके इरादे और मर्जी के खिलाफ तो नहीं जाना चाहोगी, है ना? और ये सुनते ही माया ने अपने कदम रोके और हेल्पलेसली एक आह भरी। वो परिवार के दबाव से मजबूर थी और केवल धीमी आवाज में ही बोल पाई, तुम मुझसे दूर रहो, समझे? ये कहने के बाद वो अपने पीछे आते हुए शशांक को नजरअंदाज करते हुए मुड़ी और ऑक्शन हाउस की ओर चल दी। शशांक ने माया की पीठ को देखा जो आगे की तरफ और दूर जा रही थी और उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसने एक स्ट्रेट फेस के साथ कहा, तुम बस देखती जाओ माया, तुमने अगर हां नहीं भी की तो भी जायसवाल परिवार हमारे रिश्ते के लिए डेफिनेटली हां ही कहेगा, और जब मैं तुम्हें हासिल कर लूंगा, अपना बना लूंगा, तब मैं तुम्हारी इस अकड़ को इस तरह निकालूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम अपने आज के बर्ताव के लिए सिर्फ और सिर्फ पछताओगी।
शशांक ठान चुका था कि वो माया का फ्यूचर बहुत खतरनाक बनाने वाला था। वो माया से अपने ऊपर किए गए अपमान का धीरे धीरे बदला लेगा। कार्तिक ने शशांक को देखा, जो एक फ्रस्ट्रेटेड फेस लिए ऑक्शन हाउस की ओर जा रहा था। वो बड़बड़ाया, बब्बर फैमिली के बारे में सब कुछ पता करके बताओ। और अपनी उंगली की एक झिलमिलाहट के साथ एक अंगूठे के आकार का इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ कार्तिक के पास से उड़ गया और ट्रैवल करते हुए शशांक बब्बर के पास गया और उसके सिर के पिछले हिस्से में घुस गया। इसने शशांक की मेमोरी से बब्बर फैमिली के बारे में सारी जानकारी सीधे कार्तिक को ट्रांसमिट करना शुरू कर दी। ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ द्वारा कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन से भी ज्यादा कंप्लीट थी। और अचानक कार्तिक के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान दिखाई दी। इससे पहले कि कार्तिक और शशांक बब्बर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करे और उसे कहीं का ना छोड़े, उससे पहले शशांक को घमंडी बनने देना था। उसे यह एहसास हो जाए कि उससे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं और वो जीते हुए राजा की तरह खुद को अमर समझने लग जाए। और तब जब कार्तिक उसे बर्बाद करेगा तो वो चोट शशांक जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। ये एक परफेक्ट रिवेंज प्लान था कार्तिक का, और कार्तिक ने अपने बदले की शुरुआत यहीं से शुरू कर दी थी। उसने अपनी उंगली को हल्के से हिलाया और एनर्जी की एक वेव एक इनविजिबल तेज तलवार में बदल गई और एक कर्कश आवाज के साथ शशांक का चश्मा टूट गया। फिर कार्तिक ने अपनी उंगली घुमाई और शशांक के काफ की ओर इशारा किया। शशांक धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था कि अचानक उसका चश्मा बिना किसी चेतावनी के टूटकर नीचे गिर गया। उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और उसका पूरा विजन धुंधला गया था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके काफ को चोट लग गई और उसे तेज दर्द हुआ। तभी उसका एक पैर हवा में चला गया और वो गिर गया। जैसे ही उसने वापस खड़े होने की कोशिश की, उसका पैर फिर फिसला और वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गया। ये क्या कर रहा है? क्या ये इंसान यहां मजाक करने के लिए आया है? दर्शक ठहाके मारकर हंस पड़े और जब उन्होंने शशांक के प्रदर्शन को देखा तो वे हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। कुछ लोगों ने इसे आगे चलकर मीम के लिए यूज करने के लिए अपने फोन्स में रिकॉर्ड भी कर लिया, तो कुछ लोगों ने उसी वक्त इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाइव रील्स अपलोड कर दी। शशांक एक सॉरी स्टेट में था और धीरे से रेंग कर उठा। उसका चेहरा बुरी तरह सूज गया था और जमीन की गंदगी से ढका हुआ था। उसके पास अब वो ग्लोरी नहीं थी जो इस मिसहैप के पहले तक लिए वो यहां पर घूम रहा था। वो अभी भी नहीं जानता था कि आखिर एकदम से ऐसा क्या हुआ था कि उसे ऐसे ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था। उसने भीड़ से आ रही हंसी को सुना और महसूस किया कि वो किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बचा था। उसने इधर उधर देखा और माया को ढूंढा, लेकिन माया तब तक ऑक्शन हाउस में पहले ही एंटर कर चुकी थी। उसने शशांक का शर्मिंदा रूप देखा था, लेकिन वो हंसी नहीं। इस व्यक्ति के प्रति जिसने कार्तिक को उससे अलग होने के लिए मजबूर किया था, उसके लिए उसका रवैया केवल न्यूट्रल था। जब से कार्तिक गायब हुआ था, वो कभी मुस्कुराई नहीं थी। शशांक जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए ऑक्शन हाउस के एंट्रेंस तक पहुंचा और वहां आते ही वो डगमगा गया। जब उसे पता चला कि माया ने उसे संभाला भी नहीं या उसे कंफर्ट देने उसके पास भी नहीं आई, तो उसके मन में बहुत गुस्सा आया। उससे बुरा यह था कि माया ने शशांक के विचारों की परवाह ही नहीं की। उसने उसकी तरफ अच्छी तरह से नहीं देखा। उसने उससे पूरी तरह दूरी बनाए रखी। हेमंत और माही जो पहले ही अरीना में एंटर कर चुके थे, उन्होंने शशांक की दयनीय स्थिति को देखा। उन्हें नहीं पता था कि उसके साथ हुआ क्या, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने दिलों में जानते थे कि उसके साथ जो भी हुआ है, उसके पीछे हो ना हो कार्तिक ही है। कार्तिक की नजर माया से तब से हटी ही नहीं थी जब से वो आई थी, पर वे दोनों कुछ लाचार थे। हेमंत भी अब तक ये महसूस कर चुका था कि कार्तिक को आकर्षित करने के लिए सिर्फ माही का उपयोग करने से काम नहीं चलेगा। माया अंदर आई और सीधे ऑक्शन हाउस के बीच में बैठ गई। जायसवाल परिवार और बब्बर परिवार नीलामी कक्ष में प्रवेश करने के योग्य नहीं थे। वे केवल सार्वजनिक हॉल में बैठकर नीलामी में हिस्सा ले सकते थे।
इस सीट को पाने के लिए शशांक बब्बर ने काफी पैसा खर्च किया था। आमतौर पर नीलामी घर में सीटों की रैंक जितनी अधिक होती है, उस व्यक्ति की स्थिति उतनी ही अधिक होती है। उसने सोचा कि वो माया को बब्बर परिवार की ताकत देखने दे सकता है, लेकिन उसने माया जायसवाल की तरफ से इतना डिसअपॉइंटमेंट होने की उम्मीद नहीं की थी। जायसवाल परिवार केवल अंतिम कुछ पंक्तियों में बैठने के योग्य था। अगर वो ना होता तो माया ऐसी सिचुएशन में इस सीट पर नहीं बैठ पाती। हालांकि माया ने जायसवाल ग्रुप की व्यवस्थित तरीके से देखभाल की थी, फिर भी जायसवाल परिवार की ताकत की तुलना बब्बर परिवार से नहीं की जा सकती थी। जायसवाल परिवार में कई लोग उसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माया, जिसे वो जीतना चाहता था, यहां आकर उसी ने उसकी उपेक्षा कर दी थी। जिस दिन से वे मिले थे तब से उसने कभी उसे अच्छी नजर से नहीं देखा था। शशांक को पता था कि माया अभी भी उस बेकार कार्तिक का वेट कर रही थी। वो एक यूजलेस व्यक्ति है जो जीने के लिए महिलाओं पर निर्भर है। 3 साल पहले उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। वो अभी भी जीवित कैसे हो सकता है? शशांक ने अपने दिल में माया के इग्नोरेंस का मजाक उड़ाया। लेकिन अजीब बात यह थी कि 3 साल पहले कार्तिक के ट्रक से टकराने के बाद कोई लाश नहीं मिली थी। कार्तिक का फिर से व्योम जगत के अमर क्षेत्र में जन्म हुआ। भाग्य के परिवर्तन ने कुछ चीजें बदल दी थीं। कार्तिक की मौत पृथ्वी पर जैसे गायब हो गई थी। हालांकि कार्तिक 3 साल से दिखाई नहीं दिया था। शशांक ने स्वाभाविक रूप से मान लिया था कि वो मर चुका है। मृत व्यक्ति के बारे में सोचने से माया को क्या ही हासिल होने वाला था। उसे विश्वास था कि माया देर सबेर उसके सामने घुटने टेक देगी और उसे अपने साथ जो मर्जी आए वो करने देगी। माया अपनी सीट पर पीछे की तरफ टिक गई और शशांक से आंखें मूंद ली, जो उसके बगल में ही था। वो इस बार नीलामी में चीजों में बहुत दिलचस्पी नहीं ले रही थी। बात सिर्फ इतनी थी कि उसके माता पिता ने उसे शशांक के साथ यहां आने के लिए मजबूर किया था। वास्तव में उसके माता पिता उसके और शशांक के बीच संबंधों को सुधारना चाहते थे। उसके माता पिता को लगा कि उनके बीच कुछ हो जाए तो अच्छा होगा। उसे और शशांक को अकेले रहने देने के लिए माया के माता पिता ने बहुत प्रयास किया था। दुर्भाग्य से उनके सारे प्रयास बेकार ही जा रहे थे। मैंने सुना है कि इस बार नीलामी में एक नरसिम्हा अस्त्र भी है। यह कुछ डैमेज्ड मेरिडियन को ठीक कर सकता है। मिकी, मैं इसे बाद में खरीदूंगा और तुम्हें दूंगा। शशांक धीरे धीरे माया की तरफ झुककर उसके कान में बात करता रहा। माया कुछ हिल गई। उसे याद आ गया कि उसने एक स्पेस आर्टिस्ट मिशन को अंजाम दिया था जिससे उसके मेरिडियन डैमेज हो गए थे। अगर उसके पास ये नरसिम्हा अस्त्र होता तो वो अपने मेरिडियन की रिपेयरिंग कर सकती थी, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई। माया ने कुछ नहीं कहा। शशांक ने सोचा कि वो मान गई है। उसने अपने दिल में उसका मजाक उड़ाया। तुम ऐसा नाटक क्यों कर रही हो जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम चाहती हो कि नरसिम्हा अस्त्र तुम्हारे मेरिडियन को ठीक कर दे। अब तुम्हें अपनी मर्जी से मेरे बिस्तर पर लेटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। माया शशांक के इन बुरे इरादों को नहीं जानती थी। बस इतना जरूर था कि शशांक के साथ होने पर माया हमेशा अनकंफर्टेबल महसूस करती थी। माथुर फैमिली के निजी कमरे में कार्तिक शीशे की विशाल खिड़की के सामने एक भावहीन चेहरे के साथ खड़ा था। उसे यहां से पूरा नीलामी हॉल साफ दिखाई दे रहा था। कार्तिक की निगाहें पूरा टाइम बस माया पर ही थीं और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हेमंत, जो उसके पीछे था, हेल्पलेस तरीके से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि कार्तिक के मन में अभी भी माया के लिए फीलिंग्स थीं। वो माया और कार्तिक के बीच के रिश्ते को नहीं समझता था। उसने तो सोचा था कि कार्तिक के मन में जायसवाल परिवार और माया जायसवाल को लेकर नाराजगी थी, लेकिन फिर भी माथुर परिवार अभी भी कार्तिक के साथ अपने रिश्ते को मजबूती से पकड़ कर रखना चाहता था और उसने सोच लिया था कि इसके लिए हेमंत कभी भी माया और कार्तिक को एक नहीं होने दे सकता था, चाहे जो हो जाए। क्या करने वाला है हेमंत अब जब वो जानता है कि कार्तिक अभी भी माया को भूला नहीं है? क्या इस ऑक्शन में कार्तिक और माया आमने सामने आ जाएंगे?